मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। भारत सरकार की दो नीतियों को लेकर तमिलनाडु में इस समय काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। आप में से जो लोग समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे या अन्य समाज स्रोतों से समाचार सुनते होंगे, उनको ज्ञात है कि एक विवाद और बड़ा विवाद तो डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर के छिड़ा हुआ है। 22 तारीख को 22 मार्च को इसको लेकर दक्षिणी राज्यों के साथ साथ उत्तर के भी कुछ राज्यों ने चेन्नई में बैठक की और फेयर डिलिमिटेशन यानी समुचित परिसीमन की मांग की। उनका मानना है कि अगर परिसीमन 2026 के बाद होने वाले सेंसस के आधार पर होगा, जैसा कि संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है, तो आनुपातिक रूप से दक्षिण के राज्यों की और अन्य राज्यों की भी जहाँ पे आबादी नियंत्रण के प्रयास सफल हुए हैं, सीटों की संख्या घट जाएगी और उत्तर के उन राज्यों में जिन्हें हम बीमारू राज्य कहते हैं, जहाँ पे आबादी नियंत्रण के जो प्रयास हैं वे असफल हुए हैं, आनुपातिक रूप से अपेक्षाकृत उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो उस पर तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे 3 दिन पहले। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे होंगे जो देखेंगे तो स्थिति की जानकारी होगी। एक दूसरा बड़ा विवाद नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा फार्मूले की चर्चा की जा रही है उसको लेकर के छिड़ा हुआ है, खास करके तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में छिड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कि यह विवाद इस रूप में अब छिड़ गया है कि संसद में इस पर जब बहस हुई तो शिक्षा मंत्री ने बहुत तल्ख अंदाज में तमिलनाडु के सांसदों को भला बुरा भी कहा, जिसको लेकर के उन्हें फिर अपने शब्द वापस भी लेने पड़े और तमिलनाडु उसको लेकर के उबल रहा है। उसे लगता है कि त्रिभाषा फार्मूले के नाम पे हिंदी थोपने की जबरिया कोशिश की जा रही है। अब हम लोग तो हिंदी भाषी हैं और हमें लगेगा कि पूरे देश में अगर हिंदी सभी लोग बोलें तो अच्छा रहेगा, चूँकि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ लोग हालांकि उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, किंतु राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को संविधान में दर्जा दिया गया है। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार राय, जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, वो हमारे कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मैं डॉक्टर राय से समझना चाहूँगा कि डॉक्टर राय ये बताएं कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला है नई शिक्षा नीति में, यह क्या है और इसको लेकर के तमिलनाडु में इस तरह के विरोध के का कारण क्या मौजूद है। श्री राय नमस्कार। यह इस त्रिभाषा फॉर्मूले की बात आपने अभी उठाई है और आजकल राजनीति में यह एक गर्म विषय हो गया है कि उसको स्पष्ट रूप से उसके लिए क्या कहा गया है उसको समझ लेना ज़रूरी है कि भारत की विविधता को देखते हुए कि दक्षिण के लोग उत्तर की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं और दक्षिण के लोग उत्तर की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इतनी विविधताएं हैं। इसीलिए इस तरह विकसित किया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए कि वे मोटे तौर पर दूसरे क्षेत्रों की भाषाओं को भी समझ सकें और इससे एक दूसरे की संस्कृति को जानने में, आवागमन में, आदि आदि नौकरी वगैरह में सुविधा होगी। इसीलिए त्रिभाषा फॉर्मूले का विकास किया गया। यह शुरुआत में ही कोठारी कमीशन के समय से ही और बाद में भी राजभाषा के संकल्प में भी इस बात को दोहराया गया कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। त्रिभाषा फॉर्मूले का तरीका यह था कि 2 भाषाएं देशी होंगी और एक भाषा विदेशी हो सकती है। 2 भाषाओं का, जैसे अगर हम उत्तर की बात करें तो हम लोग यहाँ पर हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे थे या पढ़ाया जाता है अब भी, और एक भाषा के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी।
उसका उद्देश्य, त्रिभाषा फॉर्मूले का उद्देश्य था कि एक भाषा, देशी भाषाओं में देशी दो भाषाओं में एक भाषा तो उनका अपना लोकल होगा, जिस राज्य की वह भाषा, जिस राज्य में मातृभाषा है हुआ, और एक भाषा दूसरे, उत्तर है तो दक्षिण की भाषा और दक्षिण है तो उत्तर की एक भाषा होगी, जिससे लोग एक दूसरे को सांस्कृतिक रूप से और जान भी सकें और संपर्क भी स्थापित कर सकें। ऐसा हुआ नहीं, खास करके उत्तर भारत में नहीं हुआ। उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत की भाषा को पढ़ाया जाना था वह कहीं नहीं लागू हुआ, और यहाँ पर एक दूसरी भाषा, जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में, यहाँ पर लोकल भाषा के, राज्य की भाषा के रूप में हम लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाता रहा, और दूसरी भाषा देशी भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ाया गया, और विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया गया। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में उत्तर भारत की भाषाओं को भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया गया, और वहाँ, लेकिन तमिलनाडु में दो ही भाषाएं चलती रहीं, और वहाँ पर एक अंग्रेजी और एक तमिल, यह वहाँ यह एक स्थिति है अभी तक की। अभी अमित गृह मंत्री जी के बयान के बाद, जो वहां जाकर के उन्होंने CISF के सम्मेलन में, स्थापना दिवस में जाकर के सम्मेलन में, और उन्होंने यह बयान दे दिया भाषा संबंधी, और वहां से यह विवाद है इसकी शुरुआत हुई। और उन्होंने कह दिया कि जब तमिल भाषा में इतनी ही बात अगर करनी है, उसको प्रमोट ही करना है, तो यहाँ पर तमिल भाषा में इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह की पढ़ाई क्यों नहीं की जाती है, यह सब आप क्यों नहीं करते हैं। यह इस बात, और यह बात संविधान में, संसद में भी इस पर ऐसो बहुत गर्म चर्चा हुई है, और मैं समझता हूं कि हद से कुछ ज्यादा आगे बढ़ करके वह बात कही गई है, जो सामान्य शिष्टाचार से आगे बढ़ करके, उसको लागू करके, कि भाषा इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रही है। भाषा के आधार पर ही यहाँ पर प्रदेशों का विभाजन तक हुआ है, कि अलग अलग कई क्षेत्र हैं, कई प्रदेश हैं, जिनका पुनर्गठन जब आजादी के बाद हो रहा था, तो भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है वगैरह, कई जो प्रदेश हैं, उनका जो पुनर्गठन है हुआ भाषा के आधार पर। और भाषा बहुत ही सेंसिटिव चीज रही है। आप जो इतिहास को समझ रहे हैं, वे उस दिन को याद करें, नेहरू के समय के उस दिन को, कि रामुलु उपवास इस पर कर रहे थे, भाषा के सवाल पर, और उपवास करते हुए ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि कल नेहरू उनसे मिलने वाले थे और उनको अनशन उनका तुड़वाने वाले थे, और उसी रात में उनका देहांत हो गया था। शायद आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलुगु भाषी जी, कि वे रात में ही उनका देहांत हो गया था, और इस पर भारी बवाल मचा था। तो भाषा का सवाल एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, और जो क्षेत्रीयता है वह अपनी भाषा को, इसमें नई शिक्षा नीति 2020 में भी कहा है कि भाषा के द्वारा अपनी संस्कृति की पहचान बरकरार रखी जाती है, यह इसमें स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद इस तरह की दखल देने की बात और आरोपित करने की बात, और अगर हम नहीं उसको लागू कर रहे हैं तो हमारा फंड रोक लेने की बात, वहाँ समग्र शिक्षा अभियान के फंड को रोक लिया गया है। और यही इसी तरह के दबाव बना करके दूसरे राज्यों पर भी जो उनकी शिक्षा नीति है उसको वे लागू करवा रहे हैं, और इसी का विरोध वहाँ पर स्टालिन कर रहे हैं। राय साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन ये समझना बहुत मौजू है कि आखिर तमिलनाडु को हिंदी से आपत्ति क्यों है। तीसरी भाषा के रूप में वे तमिल के अलावा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इन भाषाओं को ले सकते हैं, लेकिन उन्हें क्यों लग रहा है कि इस त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत हिंदी को उनके ऊपर लादा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यदि, चूँकि 67 में तो वहाँ पे हिंदी के विरुद्ध एक आंदोलन हो चुका है, क्योंकि उत्तर में उन दिनों अंग्रेजी हटाओ का नारा था,
और दक्षिण में खास करके तमिलनाडु में हिंदी हटाओ का नारा था। तो वे क्या हिंदी भाषियों को उपनिवेशवादी समझते हैं और वे समझते हैं कि हिंदी को ला करके और उनकी भाषा को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सवाल उभरा बार बार, उन्होंने कहा, कोई स्टेटमेंट उनमें से किसी नेता का, स्टालिन का आया कि हिंदी भाषा ने तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को, जिसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, या बिहार में मैथिली भाषा, या मगही भाषा, या जो बज्जिका है, इस तरह की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, इन क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म कर दिया हिंदी ने, जबकि हिंदी एक नई भाषा है, मूलतः उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। तो यह जो उनको डर है कि हिंदी को लादा जा रहा है और इस कारण से तमिल भाषा को खतरा होगा, जो वो मानते हैं और दुनिया मानती है कि तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं संस्कृत प्राचीन है, लेकिन इतिहास ने बताया है कि तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और तमिल काफ़ी समृद्ध भाषा है। संगम साहित्य की बड़ी वहाँ पे चर्चा होती है और संगम साहित्य बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है, तमिल लोगों के बीच भी मशहूर है और अदरवाइज भी मशहूर है। तो आखिर हिंदी का इम्पोजिशन होगा, हिंदी लादा जाएगा, ऐसा सोच करके वे क्यों चल रहे हैं? वे नागरिक प्रचारिणी सभा वहाँ काम कर ही रही थी, गांधी जी के समय से ही सब शुरू हुआ था। धीरे धीरे हिंदी लोग सीख भी रहे थे, लेकिन इतना उनको क्यों लग रहा है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ आभास दिया है कि उन्हें तीसरी भाषा के रूप में हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा? इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। निश्चित रूप से आपने जिस उपनिवेशवाद शब्द का इस्तेमाल किया है, वह स्टालिन साहब ने भी किया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बदले हिंदी उपनिवेशवाद को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा था। मैं नहीं मानता कि भारत में एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में उपनिवेशवाद हो सकता है। जी, यह जाहिर बात है कि तमिलनाडु, दक्षिण की में भी तमिलनाडु से हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी की जो स्थिति है, इतिहास में वह मसला अब धीरे धीरे शांत हो गया था। हम लोगों ने अपने बचपन तक में देखा है स्टेशनों पर किस तरह पुते हुए नाम वगैरह और किस तरह विरोध हो रहा था। वह मसला धीरे धीरे शांत हो गया है। अब यह मसला राजनीतिक रूप से उभरा या उभारा जा रहा है। इसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की जरूरत होगी कि केवल एक या छूछा राजनीतिक बयान नहीं है। जिस अंदेशे को भांप रहे हैं स्टालिन, उस अंदेशे को समझने की जरूरत है। आप जब नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब आप देखेंगे तो दो तीन बातों को गौर करेंगे। मैं समझता हूं कि स्टालिन को भी यह अंदेशा हुआ होगा या उनको किसी ने बताया होगा कि इस तरह की संभावनाएं हैं, केवल हिंदी ही नहीं आ रही है, हिंदी के साथ कुछ और भी आने वाला है। जैसे कि इसके नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4(17) में कहा गया है कि संस्कृत महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा है। इसको गौर किया जाएगा कि संस्कृत महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा है। या आप जब देखेंगे तो लगेगा कि एक स्क्रिप्टेड यह बयान है कि कहीं पीछे से दिया गया है, जिसको इससे शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है। दूसरी बात कि इसके अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। यह उदार बात दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी के जस्ट बाद 22(15) में कहा गया है कि संस्कृत के बारे में कि संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। यह बात कही गई है कि मतलब कि संस्कृत एक आधुनिक भाषा के रूप में, जिस तरह हम लोग हिंदी, बांग्ला वगैरह बोलते हैं, उस तरह प्रचलित करने का एक छिपा हुआ एक भीतरी प्रयास है। मैं समझता हूं कि स्टालिन इस मंशे को
भी समझ रहे हैं। और इसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि जिन मेडिकल कॉलेज की, अगर जहाँ पर हिंदी में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनकी किताबों को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि देवनागरी लिपि में अंग्रेजी लिखी हुई है। अंग्रेजी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। उस किताब को पढ़ करके परीक्षाओं को पास करने वाले किस तरह के डॉक्टर होंगे, वे अंग्रेजी जानेंगे कि अंग्रेजी जानेंगे, किस तरह के होंगे। मैं समझता हूं कि सारी संभावनाओं को वे देख रहे हैं और इसको राजनीतिक रूप से चूंकि इम्पोज किए जाने की कोशिश हो रही है, इसलिए वे राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। मित्रों, अभी आपने डॉक्टर अनिल कुमार राय को सुना, चूँकि वे शिक्षाविद हैं और शिक्षा को बड़ी गहराई के साथ समझते हैं। चूँकि भाषा हमारी पहचान से जुड़ी हुई है, भाषा हमारी संस्कृत से जुड़ी हुई है। अगर हम यह कहेंगे कि संस्कृत भाषा ही भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है और तमिल भाषा नहीं जुड़ी हुई है, तो कठिनाई तो पैदा होगी। क्योंकि हमारे देश में हर जगह जो भाषाएं बोली जाती हैं वो उन इलाकों जहाँ पे वो बोली जाती हैं कि लोगों से और उसकी संस्कृति से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उसे आप बहुत अलग करके देख नहीं सकते। चूँकि हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, अभी भी जो प्रांजल हिंदी हम बोलते हैं उसमें संस्कृत के काफ़ी शब्दों का उपयोग किया जाता है। शायद यह भी डर मुझे लगता है कि तमिल जो जनता है उसको होगी, क्योंकि वो मानते हैं कि तमिल भाषा, और मानते क्या है, इतिहास यही कहता है कि वो दुनिया की सबसे, मतलब भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। तो वैसी दशा में यह भाषा का जो विवाद है बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और हमें लगता है राय साहब की बात को सुनने के बाद से कि केंद्र सरकार को, या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन लोगों ने सूचित किया है और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें बहुत संवेदनापूर्वक इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर उत्तर भारत में हम एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर देते तो शायद इस तरह की समस्याएं पैदा नहीं होती। क्योंकि राष्ट्रीय एकता अगर स्थापित करने के लिए अगर हम उत्तर और दक्षिण के बीच के सम्मिलन के बिंदु को ध्यान में रखते हुए उत्तर में दक्षिण भारत की भाषा कोई ना कोई भाषा और दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भाषा जो हिंदी ही है, अगर हम पढ़ाना शुरू कर देते तो एक कठिनाई नहीं आती। इसलिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं आशा करता हूँ निश्चित तौर से केंद्र सरकार और वर्तमान तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की जो बहुत सारी राजनीतिक शक्तियाँ हैं वे मिल बैठ करके इसका ऐसा इलाज ढूंढेंगी, इसका उपाय करेंगी जो देश के लिए उचित हो। क्योंकि देश सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा हो चाहे संस्कृति हो, वो सब देश की जनता के लिए है। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए और देश के हित में लोग बैठ करके कोई न कोई निर्णय लेंगे ताकि विवाद का पटाक्षेप हो सके। मित्रों, अगर आपको ये बात हम लोगों की पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।